हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। सोल्यूशन यूनिट के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग के अंडर आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पिछली क्लासेस में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर चुके हैं और हमने कहा था कि हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड fourth one depression in freezing point. And today we are going to discuss osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म ऑस्मोसिस को हम अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और डिफ्यूज़न टर्म को भी डिफ़ाइन करते हुए हम दोनों के डिफरेंस को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसे समझने के लिए हम एक इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जैसा हमने ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिया था। उसी तरह आज भी मैं यू शेप ये ट्यूब ले रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिंक कलर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शो करी गई है और इसकी लेफ़्ट साइड में प्योर वाटर सॉल्वेंट लिया गया है और राइट आर्म में सॉल्यूशन लिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पार नहीं कर सकते। और यहाँ पे दोनों तरफ कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण दोनों तरफ जो सॉल्यूशंस हैं, इधर प्योर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन, इनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब डिफरेंशियल जो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। डिफरेंशियल मूवमेंट मीन्स जो है लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू राइट टू लेफ़्ट, जो कि मैंने एरो के साइज से दिखाया है। आप देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट वाला एरो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू राइट टू लेफ़्ट। इट मीन्स लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि यहाँ पे जो है दोनों तरफ आर्म में लेवल जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। शुरू में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेवल पे ही थे दोनों तरफ, और यहाँ पे अब इस तरफ लेवल इतना हो गया, इस तरफ इतना हो गया। तो इस लेवल डिफरेंस की वजह से ये जो है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रवस्थैतिक दाब उत्पन्न हो गया। इस दाब की वजह से अब फर्दर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रुक जाएगा। एक्चुअली रुकेगा नहीं, दोनों तरफ ये रेट बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सेम साइज़ के एरोज अब शो किए गए हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव तो करते रहेंगे, बट दोनों तरफ मूवमेंट क्योंकि बराबर होगी तो नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगी। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था। तो यहाँ भी साम्यावस्था आ जाती है, उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाता है, जिसे हम कहें तो वो होता है ड्यू टू दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस तरफ उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जल के और अधिक मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं और यू कैन से नेट मूवमेंट ज़ीरो है। इस द्रवस्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। तो यहाँ से मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की ये डेफिनेशन बन जाती है, वह द्रवस्थैतिक दाब जो कि अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा जल के और अधिक अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आ गई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और तरीके से समझ भी सकते हैं। अब देखिए मैंने सी केस में क्या लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला फर्स्ट वाले केस को ही मैंने इधर सी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख रहे हैं एरो के साइज़ बराबर है, मीन्स बराबर मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स नेट लेवल बराबर है। पर ये मैंने मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इधर से इधर कैसे रोका है, आप देखें तो ये मैंने ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इधर अगर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए ये फिगर ए में अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो ये जो मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ये इक्वल रेट होगा और यू कैन से नेट मूवमेंट ज़ीरो होगा, और यू कैन से कि ये यहाँ पे नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। पर ये प्रेशर मैंने बाहर से लगाया, तो ये प्रेशर जो है अगेन इसको भी हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर ने क्या किया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विलायक के अणुओं का प्रवाह को रोक दिया। और आप कह सकते हैं कि इन दोनों तरफ के वाटर लेवल में, दोनों तरफ वाटर लेवल या तल में साम्य स्थापित
कर दिया है, दोनों तरफ लेवल को एक समान रखा है। तो मेरे पास सेकंड डेफिनेशन बन जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपरगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं का प्रवाह रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो है कि पहले हम ऑस्मोसिस होने दें, जब साम्यावस्था आ जाए तब उस प्रेशर को मेज़र करें, और दूसरा तरीका है कि हम ऑस्मोसिस होने ना दें, बाहर से प्रेशर अप्लाई करें, जितना प्रेशर उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से लगाना पड़े, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यही दो डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन लैब में भी डिटर्मिनेशन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। जो मेरी पहली डेफिनेशन थी उसके ऊपर बेस्ड ये वाला मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को लैब में डिटर्मिन करने का, दैट्स द फेफर विधि, फेफर मेथड। इस मेथड में जो है आप देखिए उस जो हमने अभी डिफ़ाइन किया बिल्कुल उसी तरीके का सेटअप लगाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास ये पोरस पोर्ट लिया गया है, एक पोरस पोर्ट है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, इसका मतलब इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। और इस जो है पोरस पोर्ट के अंदर ये जो है वेसल जो लगी हुई है ट्यूब, इसके यहाँ पे है वाटर इनलेट देने के लिए, पानी देने के लिए, और ये इधर एक यू शेप ट्यूब से जुड़ा हुआ है, मैनोमीटर के साथ अटैच्ड है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमिन करना है उसको यहाँ पे फिल करते हैं इसके थ्रू, और फिर इस सेटअप को हम जो है एक वाटर बाथ में, सॉल्वेंट वाले बाथ में रख देते हैं, और कुछ टाइम, कुछ दिन रादर ऐसे ही पड़ा रहता है ये। हम देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ पे लेवल जो है वो मर्करी लेवल ऊपर राइज हो जाता है, मैनोमीटर में रीडिंग आ जाती है। मैनोमीटर जो रीडिंग देता है दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। पर इस मेथड में कुछ कमियां हैं। एक तो पहला, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन लग जाते हैं, मीन्स इट्स वेरी स्लो, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इतना जो है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिंपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, जो कि कई बार ज़्यादा अगर प्रेशर क्रिएट हो जाए तो फट भी जाती है। तो फिर इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मेथड यूज़ होता है, दैट्स द फ्रेज़र मोज़र जो है मोर्स फ्रेज़र मेथड। उसमें जो है मेम्ब्रेन जो है वो अलग तरीके से की जाती है, थोड़ा सेटअप चेंज होता है, अदरवाइज़ बेसिक बात वही है। और जो सबसे पॉपुलर मेथड है दैट इज़ दिस जो है बर्कले एंड हार्टले मेथड। इस मेथड में जो हमने सेकंड डेफिनेशन अभी ली थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सेटअप लगा होता है। मींस यहाँ हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं वो मेज़र करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इस डिज़ाइन का जो है इंस्ट्रूमेंट या जो है वो अपरेटस होता है, उसमें यहाँ जो है वो पोरस पोर्ट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ से अंदर सोल्यूशन भरा जाता है जिसका यहाँ अंदर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो सोल्यूशन लिया जाता है, इधर भी सोल्यूशन है इधर भी सोल्यूशन है। और ये बाहर से प्रेशर गॉज लगा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि ऑस्मोसिस ना हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑस्मोसिस नहीं हो रहा? तो आप देख रहे हैं इस तरफ एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। कैपिलरी ट्यूब आप समझते हैं, अगर थोड़ा सा भी ऑस्मोसिस होगा तो इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा सेटअप लगा के ये देखते हैं कि इस कैपिलरी में जो है वो वाटर लेवल मेंटेन रहे, मींस वाटर राइज नहीं हो, क्योंकि अगर वाटर जो है इधर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो इधर वाटर उसी टाइम लेवल गिर जाएगा। तो ये लेवल गिरे नहीं तब तक हम लोग प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं, तो दैट प्रेशर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो मेथड्स, फेफर मेथड और बर्कले एंड हार्टले मेथड जो है ये पॉपुलर मेथड है प्रासरण दाब को मेज़र करने के। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं बट दीज आर द कॉमन। नेक्स्ट वी डिस्कस लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब के नियम। हमने शुरू में ही बात करी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल डिल्यूट सोल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। तो जो है
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टर्म नहीं होती है, क्योंकि डिल्यूट सॉल्यूशंस, वॉन्ट हाफ ने ये देखा कि जो डिल्यूट सॉल्यूशन और वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन है उनके गुण जो है वो गैस के गुणों की तरह समानता दर्शाते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया, दैट्स कॉल्ड वॉन्ट हाफ का विलियन सिद्धांत, वॉन्ट हाफ थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि डिल्यूट सॉल्यूशन जो है वो गैसों की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात गैसों के जो प्रेशर होता है, तो यहाँ हम डिल्यूट सॉल्यूशन में उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म से लेंगे और जो है उसके साथ देखेंगे कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है वॉन्ट हाफ बॉयल नियम। आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब आप इस डेफिनेशन को ध्यान दें तो उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन बनेगी। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यहाँ पे पाई प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को शो कर रहा है और सी विलयन की सांद्रता जो कि मोल पर लीटर में ली जाती है। अब यदि मैं V लीटर आयतन लूँ सॉल्यूशन का और उसमें 1 मोल विलय घुला हो, तो हम इक्वेशन नंबर 2 द्वारा लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1/V। तो इक्वेशन नंबर 1 में C टर्म को अगर हम V टर्म से रिप्लेस करना चाहें तो वो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और यू कैन से पाई V इज इक्वल टू स्थिरांक कांस्टेंट। इसी तरह आपको ध्यान हो गैसेस का बॉयल्स लॉ कहता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्योंकि वॉन्ट हाफ ने जो है वो बॉयल्स लॉ के पैरेलल ही लॉ दिया है, इसलिए इसका नाम रखा बॉयल वॉन्ट हाफ लॉ, जो कि सॉल्यूशंस के लिए है। तो इसकी डेफिनेशन इसी तरह वॉन्ट हाफ ने गैसेस के चार्ल्स लॉ को तनु विलयन पे अप्लाई किया और उसके लिए नियम दिया कि स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका नाम है वॉन्ट हाफ चार्ल्स लॉ। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 5 को अगर हम लोग कंबाइन करें, दिस इज 3 दिस इज 5, तो मेरे पास आ जाता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिप्लेस करते हैं R प्राइम से और इक्वेशन बन जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 पाई V इज इक्वल टू R प्राइम T। जब हम इस R प्राइम की वैल्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू गैसेस के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लगभग बराबर आती है। जैसे वहाँ हमने कैलकुलेट करी थी तो वहाँ एक यूनिट होते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। यहाँ R प्राइम के 0.0827 आते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो कि मैंने यहाँ नहीं अभी कैलकुलेट करे, तो लगभग बराबर हैं। तो इसलिए हम लोग यूनिवर्सल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हुए इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को ही यूज़ करेंगे और हम इक्वेशन नंबर 7 जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे पाई V इज इक्वल टू RT। और यदि विलयन में 1 मोल की बजाय N मोल पर लीटर घुले हों तो इक्वेशन बन जाएगी पाई V इज इक्वल टू NRT। अब जैसा मैंने पहले कहा, फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, ये वॉन्ट हाफ इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन नंबर 8, और ये इक्वेशन केवल तनु विलयन डिल्यूट सोल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। और जो डिल्यूट सोल्यूशन इस इक्वेशन को ओबे करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशंस, आदर्श विलयन। आपको ध्यान हो गैसेस में भी जो गैसेस PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन का पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार सोल्यूशंस में जो सोल्यूशंस पाई V, P की जगह यहाँ पाई है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई V इज इक्वल टू NRT का पालन करती है, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। इक्वेशन नंबर 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पाई इज इक्वल टू NV/RT। NV/RT, NV को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं C से न्यूमेरिकल पर्पस में CRT। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं N/V/RT, तो क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दिए गए ताप और आयतन पर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाई अगर मेरे पास सॉल्यूशन का आयतन और ताप स्थिर हो तो पाई किसके ऊपर निर्भर करेगा,
एन के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के मोलों की संख्या। और हमने कहा था जो प्रॉपर्टी सल्यूट के जो है नंबर पे डिपेंड करती है, सल्यूट के अणुओं की या परमाणुओं की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इन दो नियमों के अलावा एक और नियम जो हम गैसेस में पढ़ते थे, एवोगैड्रो लॉ, वो भी हम देखें तो सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है, तो उसे हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। अब हम लोग पाई वी एन आर टी से लिख सकते हैं, पाई वन वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी वन एंड पाई टू वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी टू, अगर मेरे पास दो अलग अलग सोल्यूशंस हो 1 और 2। अब वो कहते हैं कि यदि पाई वन इज इक्वल टू पाई टू हो, मीन्स दोनों सोल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, और ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासारी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और यदि ताप भी दोनों के सॉल्यूशंस के बराबर हो, वॉल्यूम भी बराबर हो, तो क्या होगा, N1 विल बी इक्वल टू N2। यही एवोगैड्रो नियम है कि समान ताप व समान प्रसारण दाब पर विलयनों के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या समान होती है। तो अगर हमें पता है कि दोनों सॉल्यूशन समपरासारी हैं, उनके ताप और आयतन एक समान है, तो हम कहेंगे कि दोनों सॉल्यूशंस में मोलों की संख्या एक समान है। ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ज़रूरत होती है। और उल्टा कर सकते हैं हम, यदि हम चाहते हैं कि दो सॉल्यूशंस हम समपरासारी विलयन बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी हम इस नियम का यूज़ करेंगे। दोनों सॉल्यूशंस के हम सेम टेम्परेचर लेंगे और सेम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V उनकी सेम रखेंगे, मीन्स सेम मोल्स डिज़ोल्व करेंगे सेम वॉल्यूम में, तो वो सॉल्यूशंस अपने आप ही समपरासारी विलयन हमारे पास तैयार हो जाएंगे। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस बॉयल्स एवोगैड्रो नियम। अब हम देखें कि ये प्रसारण दाब नियमों की सीमाएं क्या हैं, कब ये नियम लागू नहीं होंगे। तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला है जब विलय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है, तब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के ऊपर लाइक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर हम लोग लें, चाहे वो डिल्यूट हो, तो वहाँ पे ये वाला जो है वो नियम लागू नहीं होंगे। दूसरा, विलय की विलयन में सांद्रता अधिक हो, जैसे मैंने कहा कि ये केवल तनु विलयन, बल्कि जितने ज़्यादा डिल्यूट होंगे, डिल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर एप्लीकेबिलिटी होगी, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस पे लागू नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, जब विलय वाष्पशील हो, वॉलेटाइल सल्यूट के लिए भी ये नियम लागू नहीं होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जब हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो विलय जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है। चौथा पॉइंट, विलय का विलयन में वियोजन, डिसोसिएशन व संगुणन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसोसिएशन संगुणन होने से आपको पता है कणों की संख्या चेंज हो जाएगी और हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टर्म में n टर्म आ रही है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, तो उससे जो है वो डेविएट हो जाएगी इक्वेशन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का हमें सबसे मेन एप्लीकेशन पार्ट होता है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट होगा कि उसके द्वारा हम विलय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन करा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप जितनी भी पढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को लैब में डिटर्मिन करना, इनके वैल्यू डिटर्मिन करना ईजी होता है। तो उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन का ये सबसे ईजी एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो हम देखते हैं कि प्रसारण दाब से अनुभार हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन मेरे पास है, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। अब N की जगह इस नंबर ऑफ मोल्स को हमें पता है कि हम लिख सकते हैं W/M। यहाँ पे W है विलय के ग्रामों में मात्रा और M है विलय का अनुभार। तो जब मैं ये पुट कर दूँ तो यहाँ से मैं M कैलकुलेट कर सकती हूँ इस एक्सप्रेशन के द्वारा। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं सॉल्व। ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, एक विलयन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में पदार्थ के 1.5 ग्राम घुले हुए हैं। यह विलयन इतने ताप पर इतना प्रसारण दाब उत्पन्न करता है, पदार्थ की मोलर सांति ज्ञात करो। यहाँ हमें मोलर सांति को छोड़ के सब दिए हुए हैं टर्म्स। आर जैसे मैंने कहा था हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही यूज़ करेंगे, तो वो हम यूज़ करते हैं वैल्यू। और दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, और आर की यूनिट हम देख रहे हैं कि लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इट विल बी 0.1 लीटर। आर की यूनिट आप देख रहे हैं इट्स लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, बाकी सारी टर्म्स इन्हीं यूनिट्स में है। तो जब हम ये पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग एम की वैल्यू
डिटर्मिन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू सो मच।